नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर दास। जेएनयू में संसद पर हमले के आरोपी और जिसको बाद में सजा भी मिली अफजल गुरु को लेकर हुए एक कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में तूफान मचा हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर जहां पूरे देश में सख्त लहजे में निंदा की जा रही है, वहीं इसको लेकर सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। इस बारे में और देश के कई अहम मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। उनसे बात करते हैं। किरण जी, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेएनयू की बात की जाए। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ सबके सामने है, सारा वीडियो देश के सामने आया। गृह मंत्रालय और ख़ासतौर पे आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? नहीं, हमारा तो एक सीधा तौर पर इस चीज़ को डायरेक्शन देने का काम है कि कोई भी तथ्य जो देश के विरोधी में हमको दिखाई देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब जेएनयू में मामला सामने में आया और वहाँ के कुछ लड़कों ने और कुछ तथ्य हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के विरोध में वहाँ कुछ कार्रवाई की, कुछ काम किया, नारा लगाया और पुलिस को कार्रवाई करना है। अब कैसे करना है, किसको पकड़ना है, वो तो हमारा जो जांच एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है, वो काम करेंगे। हमारा तो एक डायरेक्शन क्लियर है कि इस देश में देश विरोधी काम कोई भी करेगा तो उसका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन जेएनयू जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान, इतना पुराना संस्थान है, वहाँ इस तरह की घटना होना कितना चिंताजनक है आपके लिए? यही तो गृह मंत्रालय के लिए इसी बात को लेकर के हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि ये शोभा नहीं देता है। जेएनयू बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जाना माना विश्वविद्यालय है, और वहाँ में पढ़े लिखे लोग वहीं बैठ कर के हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में बैठ कर के ये कहता है कि हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए, और अफजल गुरु के बारे में कहता है कि कितने अफजल को मारोगे, हर घर में अफजल पैदा करेंगे। इसका क्या मतलब है? तो आप लोग जो है पढ़ाई करने के लिए आए हैं, पढ़ाई कीजिए, और आप अपना विचार रखना चाहते हैं, विचार रखिए। इस देश में विचारों का तो कोई कमी नहीं है, अलग अलग विचारधारा वाला यहाँ में रहते हैं, अपना अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन देश की विरोध नहीं है। हिंदुस्तान को चोट पहुंचा के अब काम करना ये किसी को मंजूर नहीं हो सकता है। ये हमारा विचार बहुत ही साफ है। हम सियासत भी इस पर काफ़ी हुई, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक वर्ग, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उसको लेकर शिक्षकों का, स्टूडेंट्स का कुछ एक वर्ग कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहा है। आप कहते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, फिर प्रोटेस्ट, किस तरह से पूरा स्थिति कुछ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ छात्राएं ऐसे हैं और कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और जो वहाँ पढ़े हैं और बाद में वहीं लेक्चरर प्रोफेसर बन गया होते हैं। अपना विचार अगर वो लेफ्ट विचारधारा वाला है तो कोई बात नहीं, रख सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ काम मत कीजिए। अपना विचार बिल्कुल रखिए, ये आज़ाद देश है, लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वैसे ही सरकार हम लोग भी चलाते हैं। आप सरकार को गाली दीजिए, सरकार का पॉलिसी के खिलाफ बात कीजिए, सरकार को जितना कोसना है आप कर सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन सीधे तौर पे हमने देखा घटना हुई, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं ने विजिट किया जेएनयू कैंपस, वहाँ उसके बाद जो बयानबाजियाँ हुई, सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए, उस पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाजपा ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया इन तमाम मुद्दों पर दी है। जो नेता ये अफजल गुरु के समर्थकों के बात से मेल खाता है, और जो नेता हिंदुस्तान के अफजल गुरु के गुण गाते हैं या अफजल गुरु को जो गुरु मानते हैं उनका समर्थन में उतरते हैं, देश के सामने में सर झुक करके माफ़ी मांगना चाहिए। अफजल गुरु को पाकिस्तान या कई और जगहों में कुछ लोग हीरो मानते हैं, और अफजल गुरु का भाषा को वो लोग बात करते हैं, और यहाँ भी हिंदुस्तान में कुछ लोग अफजल गुरु को हीरो मानते हैं और हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने का बात करते हैं। तो
इन लोगों और उन लोगों में फ़र्क क्या है? इनका जो ठीक है, अब हाफिज सईद और उन जैसे लोगों ने हथियार का इस्तेमाल किया होगा, हमारा जेएनयू में कुछ लोगों ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन विचार तो सेम है कि दोनों अफजल गुरु को हीरो मानते हैं और दोनों हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। तो उनमें फ़र्क क्या है? और ऐसे लोगों को जो समर्थन करते हैं राजनेता, वो तो लालच है। वो तो संसद में क्या, वो तो हिंदुस्तानी कहने में भी उसको शर्माना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि संसद पर हमले के का दोषी था अफजल गुरु और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको सजा मिली और सजा पे अमल भी हुआ। तो क्या लगता है देश हित की जहां बात हो वहां राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये अपेक्षित करते थे कि जहां देश का हित का मामला है वहां एकजुट होना चाहिए और जितने भी राजनीतिक दल है इस देश में सब मिलकर के खंडन करना चाहिए कि ऐसे तथ्य जेएनयू के अंदर में कहां से आए हैं जो ये कहता है कि जब तक हिंदुस्तान को ख़त्म नहीं करेंगे, नामो निशान नहीं मिटाएंगे, तब तक वो शांति नहीं रहेंगे, हर हिस्से को टुकड़ा करेंगे, हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे। ऐसे कहने वालों को अगर समर्थन देते हैं तो वो राजनेता को आप सोचिए वो उसका कैसा मानसिकता होता होगा। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी आया कि गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक बयान आया इंटेलिजेंस इनपुट्स को लेकर, बाद में ये बात आपने भी दोहराई। तो क्या वाकई हमारे पास कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्या उससे निपटने के लिए क्या उपाय आप लोग कर रहे हैं? जब देश का गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं उसको सीरियस लेना चाहिए, गंभीरता से उस बात को समझना चाहिए। मैंने सुना है कि वो गृह मंत्री जी ने कुछ कहा है तो फिर ये कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले कहते हैं कि सबूत दिखाओ। हमारा खुफिया एजेंसी का जो सिस्टम होता है, क्या हर चीज़ को पब्लिक में आकर के क्या डिबेट करना चाहिए क्या? ऐसा देश चलता है क्या? और कहते हैं कि हाफिज सईद ने तो मना कर दिया है कि उन्होंने साथ नहीं दिया है। तो मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप हाफिज सईद का बात को विश्वास करेंगे या हिंदुस्तान का गृह मंत्री का बात को विश्वास करेंगे? ये कैसे लोग हैं जो हाफिज सईद को बात को तो विश्वास करते हैं लेकिन हिंदुस्तान का गृह मंत्री का बात को विश्वास नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि सरकार, केंद्र सरकार खास तौर पे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू कर रही है। उस बीच इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो क्या आप जो कदम उठा रहे हैं खास तौर पे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें इस तरह का जो माहौल बनता है उससे बाधा आती है? नहीं, वो माहौल ख़राब करने का कोशिश करता है। देश वाला समझते हैं कि चंद लोग हिंदुस्तान को बिगाड़ने में तुले हुए हैं। हम लोग कमिटमेंट में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक दिशा दिया है, उस दिशा को तय करना, देश को आगे ले जाना, उसमें हम प्रतिबद्ध हैं, उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे घटनाएं, कुछ तथ्य हैं जो हिंदुस्तान का खिलाफ काम करते रहते हैं, हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए हम इन लोगों को निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन देश को आगे ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही सवाल ये भी आता है क्योंकि आपने ये कहा कि आप जेएनयू को राष्ट्र विरोधियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, लेकिन सोशल मीडिया, तमाम फर्जी वीडियो, इस तरह की चीज़ें भी इस घटना के बाद सामने आई, तो क्या खास कदम आप उठाएंगे इस मसले को लेकर? नहीं, फर्जी से तो देश नहीं चलता है। कांग्रेसियों ने इस देश को लूटा है, 60 साल शासन किया है, लूटा है। अब देश उनको पहचान गए हैं। अब ये नाटकबाजी से काम नहीं होगा, इसलिए चाहे वो फर्जी वीडियो बनाए या फर्जी बातें करें, हम मानने वाला नहीं है। देश पहचान चुके हैं, ये नंगे हो चुके हैं। आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। It's a small world, continents apart, exploring diversity in scope and essence.
insights into chronicles. News simply telling us it's a small world. World Connect. Only on DD News. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू। रिजिजू जी, आपसे बात हो रही थी, दिल्ली पुलिस ने इस मसले में जो कार्रवाई की है उसके भी दो पक्ष सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट को जो गिरफ्तार किया गया, कुछ और धाराएं भी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ दूसरा एक पहलू ये भी है कि मांग ये भी हो रही है कि और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो सामने आया था और भी आरोपी है, उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। तो अब किस तरह से, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ करना है? देश के जो कोने कोने में लोग रहते हैं, खास करके देश को बचाने वाले, ये तो चाहते हैं कि और कार्रवाई कठोर से हो। ये तो लोग कहते हैं कि तो बहुत ढील दिया है। वैसे तो दिल्ली पुलिस ने अच्छा कार्रवाई किया है। दिल्ली पुलिस अपने मर्जी से तो गया नहीं है। इन लोगों ने झूठ बोल करके कार्यक्रम किया, एप्लीकेशन दिया, कहता है कि यहाँ कोई एक कल्चरल फंक्शन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हवाला दे करके परमिशन लिया। बाद में देखा तो पोस्टर में लिखा हुआ है कश्मीर का आज़ादी के लिए, अफजल गुरु के लिए। रिपोर्ट आया, हंगामा हुआ तो पुलिस तो पहुंचेंगे। 100 नंबर में डायल हुआ, वहाँ के कुलपति ने उसका परमिशन दिया, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस का कार्रवाई में कोई गलत नहीं है। पुलिस ने वही किया जो पुलिस को करना चाहिए, और कई लोग तो मानते हैं कि और सख्त से करना चाहिए। और पुलिस हमारा सुरक्षा के लिए काम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो इसलिए दिल्ली पुलिस को इस मामले में घसीटना और उसको बेमतलब इल्ज़ाम देना ठीक नहीं है। अगर पुलिस का कोई गड़बड़ी हुआ है, पुलिस का कार्रवाई में कोई ढील हुआ है, तो वो विषय उठाए जाएंगे। लेकिन इस मामले में ठीक काम किया। लेकिन बाकी लोग जो अभी चिन्हित तो जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो तो ढूंढ रहे हैं ना। हम उम्मीद रखते हैं कि जितने जो बदमाश लोग हैं इस देश के खिलाफ काम करने वाला, सबका खिलाफ कार्रवाई हो। वो पुलिस काम करे, वो तो हम नहीं बताने वाला। हम मंत्री हैं, हम तो सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं, गाइडेंस देते हैं। बाकी जो काम करने का तरीका है वो कानूनी होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसके तहत काम करता है। हम तो ये नहीं कह सकते कि इनको पकड़ो, इनको छोड़ो। हमारा कानून है, कानून के मुताबिक काम करेगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन एक वर्ग ये भी है जो आपके विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करने के लिए की जा रही है। हाँ, तो ये लोग माफ़ी मांगे। इनके वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छवि में नुकसान पहुँचा है। ना ये भारत विरोधी नारा लगाते, ना जेएनयू का आस्किरकिरी होता। इन्होंने, कुछ लोगों ने जेएनयू के नाम को बदनाम किया है, जबकि जेएनयू का आप देखिए उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि देश हित को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, पढ़ाएंगे। ये देश हित है क्या? भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने का नारा लगाएंगे क्या? ये क्या बात है? इसलिए जेएनयू को बदनाम कराने में इन लोगों ने जो भूमिका निभाई है, और जेएनयू के परिसर में उसके सरजमीन को इस्तेमाल करके भारत विरोधी नारा लगा करके इन्होंने जेएनयू को बदनाम किया। और कुछ नेता जा करके ऐसा राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो समर्थन किया, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, वो भी जिम्मेदार हैं जेएनयू को बर्बाद करने में, बदनाम करने में, और ये सब देश के सामने में माफ़ी मांगे। लेकिन आपके विरोधियों का एक आरोप ये है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि निर्दोषों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किया इसके विपरीत जा रहा है, तो ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, वो इसमें बहुत साफ है। कोई भी निर्दोष है उसको बचाना, और कोई भी दोषी है उसका खिलाफ कार्रवाई करना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
लेकिन इसकी प्रतिक्रिया हमने पूरे देश में देखी। कई और जो सख्त कार्रवाई चाहते हैं, हमने देखा कि संसद पर हमले के दौरान जो हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे वो गृह मंत्री से मिले और उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। और उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं मांगा है देश से, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। हमारे परिजन शहीद हुए हैं उस घटना में। बिल्कुल, जिन्होंने इस देश के लिए अपना जान कुर्बानी दी है और संसद के परिसर में जिन जवानों ने अपना जान दी है, उनका आत्मा भी रो रहे होंगे कि देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए उन्होंने अपना ज़िंदगी बलिदान दिया है। कितना अफसोस की बात है कि आज जो हमारे जिन्होंने इस देश के लिए अपना जान कुर्बानी की है, उनका परिवारजनों को गृह मंत्री से मिलना पड़ता है और कहना पड़ता है कि इन लोगों का सज़ा दो। अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं आज, और वो बड़े बड़े पदों में हैं। तो इसको देश वाला देख रहा है, इनको माफ़ी नहीं करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम आखिरी एक आपसे सवाल पूछना ये भी चाहेंगे कि अब पूरी स्थिति काफ़ी हद तक साफ हुई है, पूरी सियासत हमने देखी, जो देश भर से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसको हमने देखा। अब क्या सरकार करने वाली, क्या कुछ खास कदम, खास तौर पे शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर क्या कुछ आप उठाने वाले हैं? नहीं, वो तो देखिए जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से काम होता है। मैं तो बाकी संस्थाओं के बारे में कहने का कोई मुझे मतलब भी नहीं है, कहने का ज़रूरत भी नहीं है। जो काम होना चाहिए, विकास के मार्ग पर जैसे चलना चाहिए कर रहे हैं। इतना काम करने वाला नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और इतना खुले दिल से देश का सेवा करने वाला आप कहाँ प्रधानमंत्री मिलते हैं बार बार, और इतना अच्छा साफ सुथरा से चल रहा है सरकार, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। इस वक्त ये हमारे देश के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिला है। जी, तो ये थे किरण रिजिजू, और साफ तौर पे उन्होंने जेएनयू के मसले पे पूरी जो सरकार का जो पूरा रवैया है वो सामने रखा। लेकिन जेएनयू के साये में डेविड कोलमैन हेडली क्या कुछ बोल रहा है, वो सब जेएनयू के साये में अभी कुछ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उस मसले पर भी सवाल पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। छब्बीस 11 के मुंबई आतंकी हमलों के दोषी डेविड कोलमैन हेडली एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। इस बारे में किरण रिजिजू जी से पूछते हैं। किरण जी, कोलमैन हेडली का हमने तमाम जो हैरत अंगेज करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल पहले भी साफ था, 26 से 11 की कार्रवाई पूरी तरह से कहाँ से संचालित हुई थी, किन लोगों ने कंट्रोल किया, लेकिन अब बात हेडली के खुलासे के बाद और पुख्ता हो गई है। तो क्या अब पाकिस्तान को अब इस नए जो स्थितियां बनी हैं उसमें पाकिस्तान को कुछ और सौंपने वाले हैं? क्या आप दबाव बढ़ाने वाले हैं? अब पहले से मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि कौन लोग इसके पीछे खड़ा था, इसका रचना कैसे हुआ, कौन कौन थे।
अब खुलासा किया तो अच्छी बात है, उसमें एक डायरेक्शन मिलेगा काम करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात सामने बहुत साफ सुथरा से और आ जाता है। ये हमारे लिए एक सकारात्मक ये उपलब्धि है कि डेविड हेडली का इस तरह से खुलासा करना। वैसे तो हम लोगों को तो, हमारे तंत्र को, सबको तो पता ही था, इसलिए उसको लाया गया। इसलिए इस मामले में अब भारत का पक्ष बहुत ही मजबूत होते जा रहा है, और विश्व जो है अब मुंह नहीं मोड़ सकता है कि भारत आतंकवाद से कितना पीड़ित है और कितना हम मजबूती से उसको हम आगे भी फेस कर रहे हैं। लेकिन उसने कई चौंकाने वाले खुलासे ये भी किए हैं कि कौन से ऐसे संस्थान थे जो लश्कर और आईएसआई के निशाने पर हैं। तो जो नए खुलासे सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपकी कोई तैयारी है, आपका नज़र है उन तमाम चीज़ों पे? देखिए, ये सब तो बहुत खुले तौर पर चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन जो भी कार्रवाई करना है देश का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो कार्रवाई तो होगा। लेकिन कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है, तो इसको खुले तौर पर चर्चा तो नहीं कर सकते। एक संवेदनशील मामला इशरत जहां को लेकर भी था। हालांकि ये बात हेडली ने पहले भी कही थी, लेकिन आज कोर्ट के सामने कही कि वो लश्कर की आतंकी थी। राहत मिली है आपको, और साथ ही साथ भाजपा ने इस मसले पर कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है। तो किस तरह से पार्टी माफी मांगे? कोई अगर आतंकवादी है और उसको हिंदुस्तान का राजनीतिक दल समर्थन करते हैं तो देश के सामने माफ़ी मांगना तो बनता है। इसलिए मेरे ख्याल से अब देश के सब लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस क्या चीज़ है, वो किस हद तक जा सकता है। उसको देश से कोई मतलब नहीं है, देश हित से कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपना ही हित चाहिए, एक परिवार को सेवा करना है, एक परिवार का नाम में चलना है, और परिवार पे शुरू होता है, परिवार पे समाप्त होता है। देश से क्या मतलब है इन कांग्रेसियों को? अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है। हाल के दिनों में बिहार चुनाव से पहले जो आप आरोप लगा रहे थे वो कुछ आरोप सही साबित दिखते रहे हैं। हमने देखा कि कई घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, राजनीतिक हत्याएं हुई। आपके एक प्रदेश उपाध्यक्ष जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हाल में उनको गोली मारी गई। क्या केंद्र की नज़र है ये इस तरह की घटनाएं जो बिहार में हो रही हैं, उस पर क्या आपकी नज़र है? केंद्र तो नज़र तो रहता ही है, लेकिन कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ये राज्य का मामला है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक बहुत गंभीर रूप से वहाँ कोई घटना नहीं हो जाता और राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई बहुत बड़ा धक्का ना पहुँचे, तब तक ये राज्य सरकार चलाते हैं। लेकिन जब राज्य सरकार मदद मांगते हैं तो केंद्र उसको समर्थन देते हैं। लेकिन जो हालत बिहार में देखने को मिल रहा है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ होता है वहाँ कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा होता है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको लोगों ने गुमराह किया और ऐसे संगत में आ गए, आज बिहार का तबाही फिर शुरू हो गया। तो इसलिए देश देख रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रहे हैं कि बड़ा भूल हो गया, क्या हो गया। तो इसलिए ये चीज़ है कि हम तो चाहते हैं कि सुधरे, हर राज्य शांति से गुजरे, और शांति के बिना तो विकास हो नहीं सकता है। एक और सवाल जो देश की जनता आपसे जानना चाहेंगी, पठानकोट हमले के 1 महीने हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक आगे बढ़ा है, और क्या उस हमले के बाद जो सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने कदम उठाने की तैयारी की थी उसमें कहाँ तक सफलता मिली? नहीं, वो पठानकोट का अब इंक्वायरी चल रहा है, उस पर मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता हूँ। इंक्वायरी कितना लंबा चलेगा वो अलग विषय है, लेकिन चल रहे हैं, उसको चलने दीजिए। लेकिन उसके बाकी जो समस्याएं सामने में आए हैं, कुछ मुद्दे हैं, उसको निपटने के लिए कार्रवाई भी उठाया है। जांच का विषय उसको लेकर के हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलते चलते एक और आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को लेकर भी आपकी तैयारी चल रही है। आतंकवाद का मसला है, देशद्रोह के मसले सामने आ रहे हैं, कितनी तेजी से, कब तक इसको मूर्त रूप अमली जामा पहनाने की आपकी योजना है?
नेट ग्रिड तो लगभग अब फाइनल स्टेज में हो गया। अब उसको एक रूप देना है, तैयारी पूरा हो चुके हैं, अब जल्दी हो जाएंगे। नया सेक्रेटरी आया है, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी आए हैं, अभी वो देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद रिजिजू साहब, दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिन्होंने बेबाकी से, साफगोई से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी।